गुड मॉर्निंग एवरीवन। विजन आईएएस के न्यूज़ टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 1 सितंबर 2023 की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर रिपोर्ट के संबंध में केंद्र और राज्यों से राय मांगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति 2018 ने जेल सुधारों पर रिपोर्ट्स सौंपी है। शीर्ष न्यायालय ने इस समिति का गठन जेल सुधारों से संबंधित कई मुद्दों पर विचार करने के लिए किया था। इन मुद्दों में जेल में भीड़भाड़, जेलों में महिलाओं और बाल कैदियों की स्थिति पर, ट्रांसजेंडर कैदियों में मृत्युदंड की सजा प्राप्त अपराधियों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: नवंबर 2018 में स्थिति के अनुसार भारत में जेलों की आक्यूपेंसी रेट 122% थी। इसका तात्पर्य है कि जेलों में औसत क्षमता से 22% अधिक कैदी रह रहे हैं। सजा देने से मौजूदा कानूनी प्रावधानों तथा जेल भेजने के अन्य विकल्पों जैसे कि जुर्माना, परिवेक्षाधीन रक्षा, प्रोबेशन, चेतावनी, अडॉप्टेशन आदि का उनकी पूर्ण क्षमता के उपयोग नहीं किया जा सकता। जेलों में भीड़भाड़ में योगदान देने वाले कारक: जेलों की बुनियादी ढांचे के विस्तार या उनमें सुधार के लिए पहलों व अभियानों का अभाव, ऐसे छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लोगों को गिरफ्तार कर लेना या हिरासत में ले लेना जिन्हें टाला जा सकता है, जांच या अभियान में देरी देखी जाती है आदि। प्रमुख सिफारिशें: जेल में भीड़भाड़ की समस्या के प्रावधान के लिए विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन किया जाना चाहिए। तो छोटे अपराधों के 5 साल या उससे अधिक समय से लंबित मामलों के व्यापक स्तर पर निपटने के लिए विशेष फर्स्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाना चाहिए। महिला कैदियों के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र तथा टेलीमेडिसिन सुविधा स्थापित की जानी चाहिए। देश भर में खुली जेल प्रणाली ओपन प्रिजन का विस्तार करने की ज़रूरत है। साथ ही संभावित रूप से कैदियों के पुनर्वास को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हिंसा को रोकने के लिए जेलों में विचाराधीन कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। गुजरात में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र KAPP3 का परिचालन शुरू हुआ। KAPP3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर PHWR का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण भी है। इस संयंत्र में 2020 से अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी हासिल कर ली थी। इस संयंत्र तब क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है तथा प्रत्येक विखंडन घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू श्रृंखला अभिक्रियाओं से जारी रखा जा सके तथा PHWR के वास्तविक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। KAPP3 में निम्नलिखित न्यूनतम सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई है: पतली दीवार वाली प्रेशर ट्यूब, यह दबाव सीमा को दुर्घटनावश टूटने की गंभीरता को कम कर सकती है। पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम, इसे जापान की फुकुशिमा 2011 जैसी परमाणु दुर्घटनाओं की आशंका को समाप्त करने के लिए जनरेशन 3 संयंत्रों हेतु अपनाई गई समान तकनीकों को तर्ज पर शामिल किया गया है। स्टील लाइन कंटेनमेंट, इसे शीतलक हानि से होने वाली दुर्घटना लॉस ऑफ एक्सीडेंट LOCA के मामले में विस्फोट के दबाव को कम करने के लिए लगाया गया है। शीतलक हानि संबंधी दुर्घटना LOCA को रिएक्टर के प्राथमिक शीतलन प्रणाली के भारी जल शीतलक के रिसाव के रूप में परिभाषित किया। भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। नाभिकीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए U-235 समस्थानिकों का 3 से 5% तक संवर्धन किया जरूरी है। पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों में से हर 5वीं प्रजाति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पाई जाती है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN और यूनेस्को के संयुक्त आंकलन से प्राप्त हुई है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता में और जैव विविधता के संरक्षण में विश्व धरोहर स्थल के महत्व पता चलता है। रिपोर्ट के मुख्य अन्य बिंदु: विश्व धरोहर स्थल पृथ्वी के भूभाग के 1% से भी कम है इससे में फैले हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ विश्व की कुल प्रजातियों की 1.5 से अधिक प्रजातियां मिलती है। ये स्थल की महत्वपूर्ण प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए
धरोहर स्थलों में हाथियों, बाघों एवं पांडा की 1/3 आबादी को तथा ग्रेट एप्स, जिराफ, शेर या गेंडों की आबादी का कम से कम 1/10 हिस्से का आश्रय प्राप्त है। भारत के पश्चिमी घाट में एशियाई हाथियों और बाघों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। जावा गेंडे, पिंक ईगोन, आना सुमात्रा और ग्वाटर माउंटेन गोरिल्ला जैसे कि जानवरों को विलुप्त को बचाने के लिए धरोहर स्थल में अंतिम रक्षा पंक्ति आश्रय साबित हो रहे हैं। तापमान के प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी खतरनाक जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव में आने वाली प्रजातियों की संख्या को दोगुना कर सकती है। विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण को कुनमैनी मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GVF द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद मिल सकती है। GVF के तहत 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने का पुनर्स्थान का लक्ष्य रखा गया है। विश्व धरोहर स्थल के समक्ष प्रमुख खतरे निम्नलिखित है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मानव गतिविधियों के दबाव जैसे कृषि विस्तार, बुनियादी ढांचे का विकास, अवैध शिकार, संसाधनों का अत्यधिक दोहन आदि शामिल है तथा आक्रामक प्रजातियों का प्रसार भी शामिल है। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद ऐसे नामांकित स्थल है जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले हैं। साथ ही इन स्थलों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन स्थानों को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित तीनों प्रकार के स्थलों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में विश्व में 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनमें से 40 भारत में हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर अधिनियम 1972 का उद्देश्य इन स्थलों की रक्षा करना और भारत से ही 195 देश का अधिनियम के पक्षकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस IAS के किगाली, रवांडा में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की। इस अवसर पर अफ्रीकी देशों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और स्कूल भवनों के सोलराइजेशन जैसी अलग अलग सौर पहलें शुरू की गई है। IAS के लिए अफ्रीकी महाद्वीप का महत्व। यह महाद्वीप प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाता है। यहाँ महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक भंडार का 40% से अधिक पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण खनिज निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक होते हैं। उप सहारा अफ्रीका में ऊर्जा तक पहुँच एक बड़ी चुनौती बन गई है। IAS है इस क्षेत्र की ऊर्जा की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उल्लेखनीय अवसर प्रदान करेगा। सौर मिनी ग्रिड और विकेंद्रीकरण नवीकरणीय ऊर्जा प्रावधान समाधान स्थापित किया जा सकते हैं। IAS के बारे में मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में उत्पत्ति इसे UNFCCC के COP21 के अवसर पर भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। उद्देश्य सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना के लिए 2030 तक आवश्यक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना। सदस्य 116 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल होने के लिए पात्र होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष भारत है। महत्वपूर्ण पहले वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को भारत में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। इसके तहत एक साझा ग्रिड के माध्यम से लगभग 140 देशों की विद्युत प्रदान की जाएगी। सौर क्षेत्र के क्षमता निर्माण और निवेश के लिए स्टार्टसी, सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज, ग्लोबल फाइनेंस फैसिलिटी आदि पहले संचालित की जा रही है। IT हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI 2.0 योजना के अधिक निवेशकों को आकर्षित किया है। PLI 1.0 की तुलना में IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना हेतु परिव्यय को दोगुना कर दिया गया है। साथ ही प्रोत्साहन और समय सीमा में भी वृद्धि की गई है। ध्यातव्य है कि PLI 1.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे आवेदकों को अधिक लचीलापन प्राप्त करने और देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए लंबी अवधि की अनुमति देने हेतु शुरू किया गया था। IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 की मुख्य विशेषता उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और को बढ़ावा देना और मुख्य श्रृंखला के अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय
प्रोत्साहन को प्रस्ताव किया गया है। लक्षित क्षेत्र भारत में विनिर्मित और उपभोक्ताओं की बिक्री के तैयार लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, यूएसएफएफ लैपटॉप प्रोत्साहन एक आधार वर्ष निर्धारित करते हुए विनिर्मित वस्तुओं को निवल वृद्धिशील बिक्री का 5% प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन तथा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विनिर्माण और पैकेजिंग को भी प्रोत्साहन घटकों के रूप में शामिल किया गया है। प्रोत्साहन की अवधि योजना की अवधि के दौरान 6 वर्ष आवेदक वैश्विक कंपनी, हाइब्रिड वैश्विक घरेलू कंपनी और पात्रता मापदंड पूरा करने वाली घरेलू कंपनियां। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चुनौतियां। भारत में आईटी हार्डवेयर को बाजार में आकार सीमित है। वैश्विक पीसी बाजार में लगातार गिरावट जारी। देश में स्टार्टअप के लिए सीमित अवसर क्योंकि टर्न अराउंड टाइम बहुत लंबा है। आगे न्यूज़। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने 2013 इंडिया कलेक्टर्स पैनोरामा रिसर्च पेपर जारी किया। क्लस्टर स्थानीय लिंकेज स्पेस ओवर फैलाव के माध्यम से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक संकेंद्रण होते हैं। साथ ही ये स्थानीय प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण चालक भी होते हैं। ये अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों के मौजूदा हैं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियां सहित सबसे परिष्कृत उद्योगों और फर्मों की गतिविधियां में शामिल होते हैं। भारत में क्लस्टर की व्यापक श्रेणियां मौजूद है। इसमें से मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं: व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उपस्थिति, स्थानीय बाजार और सेवा प्रदान करना, कृषि आदि। क्लस्टरों का महत्व। क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSCDP एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना आदि। क्लस्टरों का महत्व। मजबूत क्लस्टर विविध स्थानों के क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त क्लस्टर के बारे में ज्ञान नीति निर्माताओं को स्थान विशिष्ट विकास रणनीतियां तैयार करके सक्षम बनाता है। क्लस्टर उन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम बाजार की महिलाओं और भागीदारी को समर्थन करता है। रिसर्च पेपर के मुख्य बिंदु। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में क्लस्टर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है। कार्यबल की संरचना 57% श्रमिक क्षेत्र निम्न और अर्धकुशल है तथा 15% उच्च कुशल श्रमिक तथा भारत में नियोजित कार्यबल का आधा हिस्सा स्वरोजगार में संलग्न है। सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय क्लस्टरों की तुलनात्मक रूप से वेतन काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही यह वेतन स्थानीय परिस्थितियों में बहुत कम प्रभावित होता है। हालांकि शहरी क्षेत्र औसतन अधिक वेतन देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुना होता है, लेकिन अधिकतर रोजगार 70% ग्रामीण क्षेत्रों में ही केंद्रित है। कुछ अन्य सुर्खियों की बात करते हैं। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण PRV अधिनियम 1867। केंद्र सरकार PRV अधिनियम 1867 के प्रावधानों के संशोधन के कार्यान्वयन के लिए अधिकतम अधिसूचना जारी की है। ये संशोधन जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 के तहत किया गया। मुख्य संशोधन प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में कारावास का प्रावधान हटाकर जुर्माने की राशि को तर्कसंगत बनाया गया है। प्रेस रजिस्ट्रार अनियमितता, वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने आदि के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर सकता है। प्रेस एवं पंजीकृत अपीलीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया। कवक फंगी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को रेखांकित करने के लिए लोगों ने वनस्पति फ्लोरा एवं जंतु फोना के साथ कवक फोना शब्द का भी उपयोग करने का आग्रह किया है। जीव जगत के व्यापक पाँच व्यापक वर्गीकरण शामिल है: फंगाई, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। कवक के लक्षण: कोशिका का प्रकार यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति काइटिन के साथ पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। भौतिकी बनावट: बहुकोशिकीय स्थिति, ऊतक पोषण का तरीका, परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक परजीवी। काकापो या आउल पैरट। काकापो या जेनेटिक मैपिंग में उनके संरक्षण की मदद मिलने की संभावना। यह ओटोरॉय न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आयुष्मान स्थिति, क्रिटिकल एंडेंजर्ड खतरा, पर्यावरण की हानि एवं नए शिकारी जीवों से आने से इस पक्षी का अधिकतम शिकार हुआ है। विशेषताएं: बड़ा आकार, उड़ने में असमर्थ व निशाचर तोता प्रजाति। यह हर 2 से 5 साल में एक बार प्रजनन करता है। इसका मुख्य आहार
पत्तियां, तना, जड़, फल, पराग, बीज आदि होते हैं। फाइबराइजेशन या 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की गति बढ़ गई है। फाइबराइजेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावर्स को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह नेटवर्क क्षमता के पूर्ण उपयोग में मदद करता है, साथ ही 5G सेवाओं के उपयोग के लिए जाने वाले व्यापक डेटा को प्रसारित करता है। यह अतिरिक्त बैंडविड्थ के मजबूत बैकहॉल आधार भी प्रदान करता है। भारत में वर्तमान में केवल 33% टावर फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन में अनुपात 18 से 90% के बीच में है। CCE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाला CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक तापमान -150 से -273 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करने के ये ठोस एवं तरल प्रणोदक इंजन की तुलना में अधिकतम शक्तिशाली होते हैं। ये तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदक के संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन है। इसकी क्षमता 28 टन ईंधन की है। इसका उपयोग भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 LVM-3 के ऊपरी चरण के रूप में किया जाएगा। चंद्रमा या विरल प्लाज्मा की उपस्थिति। चंद्रमा को प्रोब के चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा प्रति घन मीटर 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन का पता लगाया है। यह विरल प्लाज्मा विशेष रूप से चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर है। ये शुरुआती चरणों में संबंधित यह खोज रंबा रेगुलर प्रोब पैलोट द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। इस खोज का महत्व इसमें रेडियो तरंग संचार की चंद्र प्लाज्मा की वजह से उत्पन्न होने वाले शोर के रूप में सहायता मिल सकेगी। यह चंद्रमा पर भेजे जाने वाले आगामी मिशनों के लिए उन्नत डिज़ाइन तैयार करने में मदद करेगा। प्लाज्मा पदार्थों की चौथी अवस्था है। यह एक तरह की गर्म गैस होती है, इतनी गर्म होती है कि इसके कुछ या सभी घटक परमाणु इलेक्ट्रॉन्स एवं आयनों को विभाजित हो जाता है, जो एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। अंतरिक्ष आधारित स्पेक्ट्रम। भारत के अंतरिक्ष उद्योग की उपग्रह आधारित स्पेक्ट्रम प्रशासनिक आवंटन पर बल देते हुए कहा कि नीलामी प्रक्रिया को अपनाने के इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित हो सकता है। मोबाइल संचार के लिए उपयोग की जाने वाली परंपरागत स्थलीय स्पेक्ट्रम के विपरीत उपग्रह आधारित स्पेक्ट्रम के कोई राष्ट्रीय प्रादेशिक सीमा नहीं होती है। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के है। इसका समन्वय और प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा किया जाता है। उपग्रह आधारित संचार दूर दराज के उन स्थानों पर डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने की मदद कर सकता है जो अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से वंचित है। कॉकबोरॉक भाषा। कॉकबोरॉक त्रिपुरा की बोरोक समुदाय द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। बोरोक असम के बोरा समुदाय की एक शाखा है जो कि भाषाई रूप से चीनी तिब्बती भाषाई समूह व नक्सलीय रूप से मंगोलाइट समूह से संबंधित है। कॉकबोरॉक तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। यह अन्य भाषा परिवार जैसे बोडो, गारो, दिमाक्सो आदि के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दौलत अहमद के कॉकबोरॉक भाषा का पहला व्याकरण 1897 में लिखा गया था। यह त्रिपुरा के राजकीय भाषाओं में से एक है। इसे त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। असम में रहने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कंगन 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता में से एक है। वर्ष 1957 में स्थापित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति 1953 से 57 के बीच इनका कार्यकाल रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन सामाजिक योगदान संबंधी गतिविधियों के लिए हर साल एशिया के व्यक्ति या संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। श्री नारायण गुरु। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। श्री नारायण गुरु 1856 से 1928 के बीच समयकाल। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह केरल एक हिंदू संत और सामाजिक समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति, दैहिक धर्म, एक ईश्वर के विचार का प्रचार किया। प्रमुख योगदान उन्होंने पद्मनाभन लप्पू के साथ मिलकर एक स्व समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की स्थापना की। उन्होंने
अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया था। यह सभी जातियों के मंदिरों में प्रवेश के समान अधिकार के लिए चलाए गए आरंभिक आंदोलनों में से एक था। उन्होंने त्रावणकोर के में मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 का समर्थन किया तथा उनकी प्रमुख रचनाओं को देवदशकम, अनुकंपादकम आदि शामिल है। जीवन मूल्य समानता, अहिंसा, करुणा, सत्यनिष्ठा, साहस आदि है। इसी के साथ हमारा अंक समाप्त होता है।